हाय हाय दोस्तों, मेरा नाम है ईशित पांडे और आज की तारीख में मैं आपको बताने वाला हूँ सद्दाम हुसैन की पूरी लाइफ 1937 से लेकर 2006 तक की उसकी कहानी है। सो तो इसकी कहानी तब शुरू होती है जब खुद रियाद इब्राहिम सद्दाम हुसैन को इन्फॉर्मेशन की गलती से गुस्ताखी कर देते हैं। इससे क्या होता है कि खुद खुद वो इराक के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को पावर दे, जिससे कि इराक और ईरान में शांति हो सके। इसके बाद क्या हुआ, अपनी कुर्सी से उठे और मंत्री को सीधा धड़ 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 गोली चलाई गई, उसके धड़ 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 गोली चलाई गई। उसके बाद वो वापस आए अपनी मीटिंग में। उसके बाद उसे और आज की तारीख में से माना जाता है दुनिया का सब वर्ल्ड्स वर्स्ट डिक्टेटर और पूरे इतिहास का। और जो और उस और आप जानते हो उस प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था? अब्दुल माजिद अल तिक्रती। इसके नाम से इराक का बच्चा बच्चा कांप जाता था। और ये कहानी ये ख़त्म नहीं होती। जब मंत्री के मरने के बाद उसकी उसकी बेगम ने सद्दाम से उसके उसके पति की लाश मांगी। सद्दाम ने उसको बॉडी तो दी उसके पति की, लेकिन उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके दिए। लेकिन इनह्यूमेन, राइट? आखिर कैसे आखिर कैसे सद्दाम जो पहले पहले एक गरीब बच्चा था, वो गरीब बच्चे से इराक का प्रेसिडेंट बन गया, वाइस प्रेसिडेंट। और और उसके पीछे वजह क्या थी जिसकी वजह से वो इंसान से हैवान बन गया? इसके पीछे की मेजर वजह है सद्दाम की सगी माँ सुबह तुल्फा अल मुसालट, जिसने जिसने सन 1937 28 अप्रैल अल अऊजा तिक्रित में जन्म तो दिया, बट सद्दाम हुसैन को उसके मामा के हाथों सौंप देने से इराक का भविष्य बेनसीब और तानाशाही के अंधेरे 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 में ढकेला गया, क्योंकि उनके उनके मामा खैर अल्लाह तल्फा ने सद्दाम को पाला तो सही, बट सिर्फ 10 साल की एक छोटी सी उम्र में उसको खून खराबे की दुनिया में लाया गया। और वो कैसे? उसके हाथों में बंदूक पकड़ा के। और इसलिए 13 साल के बालपन में सद्दाम में एक बच्चे से खूनी बन गया। और इससे शुरू हुआ इराक के डार्क पास्ट की। क्योंकि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब ईडी अमीन प्रेसिडेंट बना था तो उसके आते ही युगांडा की हिस्ट्री का डार्क चैप्टर आया था। ऐसे सेम इराक में भी यही सेम आया था। तो हुआ ये कि जब उसने सेकेंडरी जब उसकी मामा की जब हत्या नहीं हुई थी, जब उसने गोली चलाई थी अपने हाथ से, तो वो वही से बन गया, एक इंसान से खूनी बन गया। वो एक इंसान जब खूनी बनता है जब उसके हाथ में बंदूक होती है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, जब इराक का डार्क पास्ट तब शुरू हुआ था जब उसने 1957 में, जब वो मात्र 20 साल का था, तो उसने फिर 1957 में जाकर उसने सेकेंडरी स्कूल पास करके अरब सोशलिस्ट बहात पार्टी में दाखिला लिया, जो कि आज की तारीख में बैंड है। और उसने सन 1959 7 अक्टूबर को अपने देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट, अपने देश के प्रेसिडेंट अब्दुल अल कासिम को गोली से उड़ाने का सोचा था उसने। सद्दाम के प्लान के मुताबिक गैंग के पास AK-47 जैसे भारी हथियार थे और रास्तों के बीच खड़े हुए। और जैसे ही कासिम की गाड़ी उस रास्ते पहुंची, सद्दाम की गैंग ने ढाएं ढाएं गोले की बरसात करना शुरू कर दिया। और इसी बीच एक भी सद्दाम के पैरों पर लगी। अब्दुल करीम कासिम, ये उस बंदे का नाम था जो कि खुद इराक का प्रेसिडेंट था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब उसके पैर पे जब गोली लगी थी तो वो भाग गए, लेकिन एक्चुअल में वो मिशन फेल हो गया। अब्दुल 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 अल अल करीम कासिम बच गए। और बचने के बाद फिर उन्होंने एक एक सद्दाम के सारे गैंग लोगों को मार गिराया, ताकि सभी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मिशन टू किल अबूदल अल कासिम को अब्दुल करीम कासिम को
जिसने मारने की कोशिश की, उसका लीडर सद्दाम हुसैन कहाँ पे था? सद्दाम अपनी अपनी जान बचाते बचाते इराक से सीरिया और सीरिया से इजिप्ट भाग गया। नहीं तो उस जल्लाद की कहानी 1959 में ख़त्म हो जाती और इराक का भविष्य नसीब होता। बट अनफॉर्चुनेटली इराक के नसीब में सद्दाम का प्रेसिडेंट लिखा ही था। और यही शुरू होती है सद्दाम के प्रेसिडेंट होने की कहानी। क्योंकि जब 1963 में जिस अबू अल करीम कासिम को वो मार नहीं पाया, उसको फिर बाद पार्टी के मेंबर्स ने लॉ को तोड़ मरोड़ के उसे फायरिंग स्क्वाड से मरवा दिया। और इसी खुशखबरी को सुन के सद्दाम अपने मुल्क इराक वापस आ जाता है। लेकिन फिर पार्टी के लफड़े झगड़े शुरू होते जिसकी वजह से सद्दाम का 2 साल का कारावास हो गया। लेकिन फिर 1966 में जाके उसको बाहर निकलते ही उसका कज़न अहमद हसन अल बकर जो था वो सद्दाम का कज़न था, और उसने सीधा पार्टी का जनरल सेक्रेटरी से बना दिया। और उसने तो अपनी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी चीज़ तो अहमद हसन अल बकर के साथ 1968 में छेड़ी थी। क्योंकि 1968 में अहमद हसन अल बकर बने प्रेसिडेंट ऑफ इराक और सद्दाम हुसैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इराक बन गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि जैसे तो बनने के बाद फिर क्या उन्होंने फिर जैसे कि फ्री एजुकेशन मैं बताता हूँ। सद्दाम ने जो बना था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इराक जब बना था, तो उसने अपनी जनता का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव किया। और वो कोई कैसे बताता हूँ। इससे पहले लोगों को अपने नज़र में लाने के लिए उसने सबसे पहले 27 जनवरी 1969 में जाके इराक माइनॉरिटी के 14 ज्यूज जिन्हें इसराइल का स्पाई बता के बगदाद में फांसी दे दी गई। और अपने लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ाने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन, फार्मर्स की सब्सिडी, फ्री हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक केयर टू सोल्जर्स जैसे बड़े अनेक काम किए, जिसे देख कर यूनेस्को ने भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इराक को अवार्ड दिया। और सद्दाम का सबसे बड़ा काम था इराक के ऑयल को नेशनलाइज करके इराक को दुनिया का वर्ल्ड ऑयल हब बनाने का। और वाकई में उसके आने के बाद इराक का बहुत ही अच्छा तरीका धंधा चलने लगा। अब आप लोग पूछ रहे हो कि नेशनलाइज करने से इराक की इकॉनमी में बूम कैसे आया? इसका जवाब ये है, जब भी आप किसी भी चीज़ को जब ये नेशनलाइज करते हो तो उसका कंट्रोल जनता के हाथ में आता है। तो जनताओं ने क्या किया? जनता नेता कुछ भी हो, उन्होंने अपना तेल बाहर बेचा, उससे जो पैसा आया वो इराक में आया, राइट। इसकी जैसे क्या कि देश भर में पैसों की बारिश होने लगी और उसने यही पैसों की भूख केमिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स के पहाड़ खड़े करने पे लगा दिए। और विकास और प्रगति के बजाय उसने शुरू किया पावर गेन करना। एक्चुअली हर पॉलिटिशियन को ना पावर की भूख लगती है, और सद्दाम हुसैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इराक को उसको लगी पावर की भूख लगी। उसे पावर की भूख तो सबको लगती ना, कोई नई बात हो ही ना। लेकिन इसको भी इराकी पब्लिक ने पॉजिटिवली लिया। और अहमद हसन अल बकर के होने के बावजूद भी इराकी लोगों को सद्दाम हुसैन इतना पसंद आ गया कि हर साल उसी के नाम की माला जपने में लगती है। अगर इससे बात से कहें तो सद्दाम की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। और अहमद हसन अल बकर के होने के बावजूद भी लोग हमेशा एक ही फोटो अपने हाथ में लेके घूमा करते थे पूरे इराक में, सद्दाम हुसैन। और अपनी ताकत को खतरे में पाकर सद्दाम हुसैन को धूल चटाने में अहमद हसन अल बकर ने सीरिया से हाथ मिलाए। लेकिन क्या वो सद्दाम को नष्टा नाबूद करने में कामयाब हुए? नहीं, उल्टा ये चाल तो उसी पे भारी पड़ गया। क्योंकि इससे पहले अहमद हसन अल बकर सद्दाम को इराक की पॉलिटिकल सीढ़ी से गिरा देते,
सद्दाम ने ही अहमद हसन अल बकर को ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट से रिज़ाइन करने पे मजबूर कर दिया और फिर 16 जुलाई 1979 में अपना तख्त में रखकर यानी कि पावर कंट्रोल करने के बाद वो प्रेसिडेंट बन गया इराक का 1979 से लेके अप्रैल 2023 यानी कि 9 अप्रैल को। और इसके बाद लेकिन राज्य हाथ में आते ही सद्दाम ने एक मीटिंग बुलाई जिसने अपने ही लोगों को, जिसमें से उसने 68 लोगों को चुन के निकाला जिसने उसके खिलाफ कंस्पिरेसी रची और उनमें से 22 लोगों को बेरहमी से फांसी दी गई। और अगस्त 1979 में जाके उसने क्या किया, बाकी जितने भी थे उसको अगस्त 1979 में गोल से भून के ख़त्म कर डाला। और यही से शुरू हुआ सद्दाम के खौफ का। पहले अगर देखा जाए तो हमेशा तो उससे पहले कहता था प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या होता था कि मतलब कि प्रेसिडेंट से मिलने से पहले लोगों को जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको सद्दाम से मिलने से पहले अपने कपड़े यहाँ तक कि अपनी अंडरवेयर तक उतारनी पड़ती थी अपनी। ये बात होती थी उस समय इराक में। जैसे क्लीन और आयरन करने के बाद ही प्रेसिडेंट से मिला जा सकता था। और उस समय मतलब 12.5 करोड़ भी उस समय में, और उसमें 20 पैलेस अनगिनत काजो यॉट आते थे। और इससे भी अजीब बात यह है कि सद्दाम हुसैन के 8 से 10 बॉडी डबल्स थे, यानी कि मौत को मात देने में कम से कम 8 से 10 कदम आगे रहना चाहता था। और उनके हर एक पैलेस में 3 टाइम का खाना और स्टाफ मौजूद होता था। और जैसे हर सुबह की रात होती है वैसे ही सद्दाम हुसैन की प्रेसिडेंसी में इस्लामिक रेवोल्यूशन के अंधेरे बादल छाने लगे। बोले कैसे? ऐसे। दरअसल उस समय क्या हुआ, ईरान में 1979 को एक रेवोल्यूशन जिसमें क्या हुआ, 2500 साल का जो राज था, जो पहलवी डायनेस्टी, जितने भी पारसी लोग थे, जड़ से ख़त्म कर दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, और उसके वजह पे बड़ा खतरा था। लेकिन पावर की नज़र में चूक होने के कारण सद्दाम हुसैन ने 22 सितंबर 1980 को ये सोच के हल्ला बोल कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि वो 2 से 3 हफ्तों के अंदर वो इराक का गुलाम बन जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पास तो उसके ऊपर पुट्ठा बह गया। अब इसका मतलब क्या है, मतलब वॉर को 3-4 खत्म होने के 3-4 हफ्ते खत्म होने के चक्कर में 8 साल की वॉर छिड़ गई, जिसमें यानी कि वो वॉर बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिसमें यूरोप, फ्रांस, चाइना, सोवियत यूनियन, अरब स्टेट्स ने ईरान का रिवॉल्यूशन ख़त्म करने के लिए इराक का साथ दिया। क्योंकि अगर ईरान पावर में था तो उन सभी कंट्रीज़ को इराक के वॉर के प्रोपेगेंडा से बहुत ही नुकसान पहुँचता। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, सद्दाम के पावर ने उसे इतना पागल कर दिया कि उसने अपने ही देशों के कर्ड मुसलमानों पर 16 मार्च 1988 को टेबोन नाम की एक जहरीली गैस छोड़ दी। वो भी फाइटर प्लेन की वजह से, मतलब फाइटर प्लेन के थ्रू भेजा गया था जो आसमान में था, उसने भेजा ये। और इसके बाद फिर क्या हुआ, कि जो 10,000 लोग थे वो ज़िंदगी भर के लिए लुंगड़े रह गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, और फिर जब सद्दाम हुसैन से इस हमले का जवाब मांगा गया तो उसने क्या किया दोस्तों, उसने सीधा ईरान पे ही वो थोप दिया। और इस यानी कि इस डिक्टेटर सद्दाम हुसैन के खुल्ला कत्लेआम में दुनिया चुप रही। और आखिरकार ईरान इराक की वॉर अगले 8 साल चलने के बाद, 8 साल चलने के बाद यूएन ने सीज फायर डाल के रद्द कर दिया। मतलब कि 22 सितंबर को ये शुरू हुई थी वॉर। लेकिन क्या हुआ, ये अगस्त 1988 को रोक दी गई। अगस्त 1988 या फिर 20 अगस्त का एग्जाम्पल मान लो, 20 अगस्त 1988 को ये रोक दी गई है वॉर। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, 200 जो होना ही था। और इससे क्या हुआ कि जिन कंट्रीज ने साथ दिया था उनको फिर बिलियंस डॉलर्स के कर्ज में डुबो दिया गया। हालत वॉर के बाद इतनी ख़राब हुई थी कि इराक के लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। और बात है ईरान की, तो इसके मैं लॉसेस बता देता हूँ।
लॉसेस ये हैं कि इराक का कम से कम 561 अरब डॉलर ख़त्म हो गए, मतलब कि 561 बिलियन डॉलर्स उसकी ट्रेजरी से रद्द हो गए। और इसका सबसे बड़ा सेटबैक तो ईरान का हुआ, 630 बिलियन डॉलर्स का सीधा डायरेक्ट खल्लास हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। अब तो सब जानते हैं कि मतलब दोनों ही तानाशाही वाले देश हैं, दोनों तानाशाही देश हैं नहीं, बस एक तानाशाह है इराक, अब एक डेमोक्रेटिक में चल रहा है, लेकिन तब भी वहाँ पे तानाशाही तो चलेगी ही, देयर विल बी डिक्टेटरशिप। और इराक के लोगों की हालत ऐसी ख़राब हो गई है जैसे किसी चींटी ने हाथी को कुचल दिया। लेकिन सद्दाम का संग दिमाग इराक की जनता को ये कह रहा था कि ये मेरे नस्ल नाम पर ईरान है, इराक है, और यहाँ पे पार्टी हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि उसने जस्ट मतलब वॉर ख़त्म हुए जस्ट से कुछ ही महीने हुए थे कि उसने 2 अगस्त 1990 को कुवैत में 1 लाख से ज़्यादा फोर्सेस भेज के वॉर का आरंभ कर दिया। आज की पीछे की वजह क्या थी? क्या हुआ कि सद्दाम हुसैन 2 शर्तों के खिलाफ था। पहला ये कि कुवैत ने ईरान इराक की वॉर के टाइम पे $30 बिलियन का कर्जा दिया था, जिसे इराक मना कर रहा था। और फिर दूसरा ये था कि कुवैत के किसी प्राइम मिनिस्टर ने सद्दाम के फाइनेंस मिनिस्टर को इराक की औरतों को कुवैत भेजने की गलती से गुस्ताखी कर दी, जिसका पता चलते ही सद्दाम हुसैन गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने सीधा कुवैत पे आक्रमण कर दिया। लेकिन इससे पहले बता दूं कि जब ये सब चल रहा था उनकी जनता की हालत ख़राब थी, उनके पास खाने के लिए पैसा ही नहीं था। तो क्या कर रहा था वो अपने लोगों की, तो क्या हुआ था, एंशिएंट सिटी को वो बिल्ड कर रहा था वो, जैसे हैंड्स ऑफ विक्ट्री 2014 में, जिसके हर 10वें पत्थर पे सद्दाम हुसैन का नाम होता था। और हर साल अपने हैप्पी बर्थडे में अपना ही पोस्टर या स्टैचू गिफ्ट में अपनी जनता को करता था। और इराक के चप्पे चप्पे पे सद्दाम हुसैन की पोस्टर लगे हुए। ऐसा ये माना जाता है जितनी इराक की पॉपुलेशन है उतनी सद्दाम हुसैन की पॉपुलेशन है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब ये कि प्रेसिडेंट की ताकत इतनी है ना कि वो चाहे तो कि वो किसी को, यानी कि किसी मुल्क को यूँ ही 2 मिनट में ख़त्म होता है। 2 मिनट लगता है, मस्ट 2 मिनट्स टू डिस्ट्रॉय द कंट्री। अब अगर बात करें तो कुवैत का जब ये जंग चल रही थी ना, जंग के कारण ये हुआ कि इराक का फिर से सारा पैसा खल्लास हो गया। और इसके पीछे बताता हूँ इसके पीछे की वजह क्या थी। जब वॉर शुरू हुआ तो सीधा यूएन ने सैंक्शन लगा दिए। अब इससे इराक की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। अब जब वॉर ख़त्म हुआ था तो मतलब कि सोवियत यूनियन, चाइना, मतलब कि इजिप्ट, सीरिया, यूएसए और रशिया ने ही इराक को पूरा खदेड़ दिया। उसके बाद फिर सद्दाम हुसैन और सद्दाम हुसैन को ये लगा कि जो देश पिछली बार से सपोर्ट किया था वैसे इस बार करेंगे। लेकिन सद्दाम हुसैन का एटीट्यूड हिटलर की तरह था। और कुवैत का वॉर खत्म होने के बाद सभी देशों और सभी लोगों को समझ में आ गया कि इस हिटलर की दूसरी कॉपी को आसानी से खुला नहीं छोड़ते। इससे फिर यूएन ने इराक के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन किया जब तक सद्दाम हुसैन दुनिया को तबाह कर देने वाले वेपन्स को इराक से बाहर नहीं फेंक देता। और ऐसे इराक का नीचे और बिगड़ गया, क्योंकि जिस सद्दाम हुसैन को लोगों ने अपना मसीहा माना था उसने अपनी स्पेंडिंग यानी अपनी ताकत में अपने लोगों को भुखमरी और मरने के लिए छोड़ दिया। और उससे पहले सद्दाम हुसैन कुछ कर पाता, 9/11 अटैक ने सद्दाम हुसैन के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ा दिए। और उसके बाद फिर मार्च 2003 में जाके इराक का इन्वेजन शुरू हुआ, मार्च 2003 में। और उसके जस्ट 3 हफ्ते यानी कि 9 अप्रैल 2003 में बगदाद और पूरे इराक को उस जल्लाद से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। और इस खुशी के बीच में सद्दाम कहीं नहीं था। इसलिए क्या यूएस आर्मी ने उसे ढूंढना शुरू किया। और करीब 8 महीने अरसों के बाद 13 दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन मेरा अकदर, जो कि उसके बर्थ से बस कुछ ही दूरी पर था, और वो वहाँ पे पकड़ा गया। और वो वहाँ पे राजा की तरह नहीं बल्कि चूहे की तरह वहाँ पड़ा हुआ था। और एक बिल जो कि सद्दाम हुसैन के बर्थ प्लेस से कुछ ही दूरी पर था। और सद्दाम हुसैन को कुछ साल पीछे उतारने पड़े। फिर सद्दाम के ऊपर
नवंबर 2005 में उसके ऊपर वॉर क्राइम्स के इल्ज़ाम लगे, यानी कि 5 नवंबर 2006 में। और जल्लाद को इस दुनिया से नरक भेजने के लिए उस कोर्ट ने, इराकी कोर्ट ने उसे सीधा 30 दिसंबर 2006 में उससे फांसी के देने का सोचा था। और उस समय क्या था कि उसी दिन इराक के अल्लाह का दिन था, और कई सारे मुसलमानों ने उसको ना मानने की प्रार्थनाएं की थी, लेकिन यूएस का मेन एम था उसे जलील करने का। इसलिए उस डेट को फाइनलाइज करने के बाद उससे फिर उसी दिन 30 दिसंबर 2006 को उसे फांसी दे दी गई, और इराक और पूरी दुनिया को उस जल्लाद से, यानी कि सद्दाम हुसैन से मुक्ति मिल गई। लेकिन बहुत सी इराकियों का आज का मानना है जो 70s का जो था, 70s का जो था दौर, वो इराक के लिए एक गोल्डन एज था। लेकिन मैं एक्चुअल को बता देता हूँ कि यूएस का था उसे जलील करने का, लेकिन मैं बता देता हूँ कि यूएस ने एक्चुअल में इराक में अपनी पपेट गवर्नमेंट बना कर रखी थी। अब वो कैसे? इसको बताने के लिए, जैसे मैंने बताया है कि 30 जनवरी 2006 को उसे फांसी दी गई थी। तो उस समय क्या होता था कि कम से कम वो लाखों कर्ड्स का जेनोसाइड कर रहा था, और जब हमला हुआ था तो उससे एक बात समझ में आ गई कि सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो यूएस का दोगलापन था कि मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का जानबूझ के आरोप लगाया, तो उसके पास था ही नहीं वो। और उसके बाद फिर क्या हुआ, यूएस ने एक एयर स्ट्राइक लॉन्च करने के बाद, मतलब कि एक एयर अटैक करवाया गया, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। और फिर इराक की न्यू पपेट गवर्नमेंट, यानी कि यूएस की, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इराक की जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी, जो कि खुद यूएस फंडेड थी, उसी ने ही सद्दाम हुसैन को फोर्टिफाई करके उसे मरवा दिया। एक्चुअली में वो खुद CIA का उसे CIA ने ही उसे प्लांट किया था, जब तक कोई यूएस को चैलेंज नहीं करता। और उसने जब इराक को कुवैत में अपनी पकड़ मजबूत की थी, तो उसने यूरो चलाने का सोचा था, यूरो। और जब हेजिनी को चैलेंज किया, मार दिया उसे फोर्टिफाई करवा के। सो गाइस, यही थी कहानी सद्दाम हुसैन, द वर्ल्ड्स पोस्ट डिक्टेटर ऑफ इराक। अगर माना जाए तो उसने कम से कम यही करीब 5 लाख से लेकर 10 लाख लोग की जाने लिए, 5 लाख से 10 लाख के बीच में लोगों की जाने ली उसने। लेकिन आज भी इराकी को मानना ये है कि जो 70s का जो एज था, जो गोल्डन एज था, वो इराक के लिए गोल्डन एज था, और यही पावर की भूख ने उसे करप्ट कर दिया। बाकी चलो बता दूँ ना कि वो इंसान था, बस उसके हाथ में बंदूक पकड़ा के उसे खूनी बना देगा। तो यही होता है कि अगर आप किसी के हाथ में बंदूक पकड़ा दोगे, चाहे वो किसी का भी उम्र का हो, अगर हाथ में बंदूक पकड़ा दिए तो वो सीधा आपको खूनी की दुनिया में चले जाता है। सुबह ये थी पूरी कहानी सद्दाम हुसैन की, और साथ ही साथ यूएस का भाई, क्योंकि यूएस ने उसको हैंगिंग के लिए इराक ले गए थे, और उसके बाद उसी के बर्थ प्लेस टिकर में जाके दे दी उसे, उसकी बॉडी को, पूरे इराकीज को। 4 दिन का कर्फ्यू चला, और आज से अब तक इराकी एक्सट्रीमिस्ट के लिए सद्दाम हुसैन का जो पिलग्रिम है, मतलब एक पिलग्रिम सेंटर है, वो सद्दाम हुसैन की कब्र है। सद्दाम हुसैन का जो है उसका फ्यूनरल, उस एक्चुअल में इराकी एक्सट्रीमिस्ट के लिए एक पिलग्रिम सेंटर है। सो वेल, ये है पूरी कहानी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वो कितना बड़ा तानाशाह था, लेकिन ये भी है कि उसने अपने देश को डेवलप भी किया। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।